जुबली हिल्स कंस्टिट्यूंसी हैदराबाद, यहाँ पर एक इलेक्शन होने जा रहा है। हर इंसान की ज़बान पे बिहार इलेक्शन है, यहाँ पर भी एक इलेक्शन हो रहा है, बाईपॉल हो रहा है। वजह उसकी ये थी कि 2023 में जो एमएलए जीते थे उनकी डेथ हो चुकी है और अब 2025 में वहाँ पे बाईपॉल होने जा रहा है। इसकी लिस्ट को देखने की ज़रूरत है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हम लोगों के लिए एक सबक की तरह काम कर सकता है। 2023 में वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी बीआरएस की, तो वहाँ पर बीआरएस के कैंडिडेट थे मगनती गोपीनाथ। इनके अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। अच्छा, मोहम्मद अजहरुद्दीन मुसलमानों में बड़े फेमस हैं, प्लस कांग्रेस के पुराने मेंबर रहे हैं और यहाँ पे मुसलमानों की आबादी बड़ी अच्छी है, तो एक बड़ा स्ट्रांग फाइट था। तो यहाँ पर बीजेपी का इनके खिलाफ उतराए गए थे लंकल दीपक रेड्डी और एएमएम ने अपना कैंडिडेट दिया था मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन। ये 2023 के इलेक्शन की बात थी। जीते थे बीआरएस वाले, मोहम्मद अजहरुद्दीन हार गए थे। अब 2025 में बाईपॉल होने जा रहा है। मगनती गोपीनाथ की डेथ हुई, तब उनकी वाइफ है उनकी कैंडिडेट बीआरएस की, और कांग्रेस के कैंडिडेट है नवीन यादव, और बीजेपी के कैंडिडेट सेम है। इस बार एएमएम को कैंडिडेट नहीं खड़ी कर रही है। अच्छा किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस के कैंडिडेट का सपोर्ट किया है एएमएम ने, नवीन यादव का सपोर्ट किया है। अब ये नवीन यादव कौन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवीन यादव 2014 में एएमएम के कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए थे टीडीपी के खिलाफ। ओवैसी साहब से मुसलमानों को पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहे, कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं गए। एक अच्छी चीज़ होती है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2014 तक कांग्रेस के गवर्नमेंट के साथ रहे क्योंकि इनको कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना था हैदराबाद के लोगों का, और 2014 के बाद ही ये अलग हुए कांग्रेस से। और अब देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डेलीगेशन गया था मिडिल ईस्ट, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उसके हिस्सा थे। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली एक बात कही सऊदी अरब में, जो कि मीडिया की खास सुर्खियां बना रहा, कि भाई ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जुल्म होता है। भाई हमारे जो भी मसले रहे हिंदुस्तान के अंदर में, अगर ओवैसी साहब चाहते तो थोड़ा बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। ये एक अच्छी चीज़ है, ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे ये अपने मसले हैं, ये हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को बदनाम नहीं होने दिया, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी बदनाम नहीं होने दिया। उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है ये पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। तो इसलिए ओवैसी साहब से पॉलिटिक्स सीखना चाहिए। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लीजिए, बीआरएस की गवर्नमेंट रही तो बीआरएस के कैंडिडेट को जिताने के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना है, इसलिए कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो ये होती है पॉलिटिक्स, और ये सीखने की ज़रूरत है हम मुसलमानों को। तो ओवैसी साहब से बहुत कुछ सीखना है मुसलमानों को भी। ओवैसी साहब अपने स्टेट में पहले 7 पे लड़ते आए थे हमेशा। इस बार उन्होंने जो लास्ट इलेक्शन था 9 सीटों पे जो है अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। वो चाहते तो पूरे स्टेट में खड़े कर सकते थे कैंडिडेट्स, क्योंकि मुसलमानों की बड़ी अच्छी आबादी है वहाँ पे तेलंगाना में, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से बना के चलना है। वो ऐसा नहीं है जैसे एक आम मुसलमान चाहता है कि बिल्कुल जो है सड़क पर उतर आए और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नहीं, वो गवर्नमेंट को साथ लेके चलते हैं, और ये सीखने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह से वो हमेशा सेंटर से भी अच्छा तालमेल बना के रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो नाराज़ नहीं करते हैं, बाहर में जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की और सीखने की ज़रूरत है हमें ओवैसी साहब से। बहुत शुक्रिया।